मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अपने स्पर्श बुक में पतझड़ में टूटी पत्तियां पाठ का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने आत्मत्राण पढ़ा था, वो आपके पोर्शन में नहीं था, बट एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैंने पढ़ा दिया था। इसके क्वेश्चन आंसर भी दूंगी, अगर आप चाहो तो कॉपी में लिख लेना। आज हम लोग जो लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, पतझड़ में टूटी पत्तियां, पाठ का नाम है। इसके 2 पार्ट हैं, गिन्नी का सोना और झेन की देन। ठीक है, जो 2 पार्ट है दोनों को बहुत छोटे छोटे आर्टिकल टाइप में हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने ये बताया है कि इस पाठ में कम पढ़ के हमको ज़्यादा समझना है। ठीक है, जैसे कविताएं होती हैं, 4 पंक्ति की कविता होती है, मगर उसको हम एक्सप्लेन करना चाहें तो 1 पेज में कर सकते हैं। उसी तरह ये वो तो पद्य होता है, बट ये गद्य है। गद्य में कम शब्दों में ज़्यादा बात कही है, यानी हमको पढ़ने से ज़्यादा क्या करना है, समझना है, उसके गुण अर्थ को समझना है। तो प्रस्तुत पाठ को लेखक हैं रविंद्र केलेकर। ये ज़्यादातर इनकी रचनाएं जो हैं कोंकणी भाषा में लिखी गई हैं। इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखें। रविंद्र केलेकर 7 मार्च 1925 को कोंकण क्षेत्र में जन्मे। रविंद्र केलेकर छात्र जीवन से ही गोवा मुक्ति आंदोलन में शामिल हो गए। ये गोवा छात्र जीवन से ही इनको इंटरेस्ट था इसमें, पॉलिटिक्स में, तो गोवा मुक्ति आंदोलन में शामिल हो गए और गांधीवादी जो थे उसके समर्थक थे। और केलेकर ने अपने जनजीवन में विभिन्न पक्षों को दिखाया है, जैसे ज़्यादातर हमारे जीवन से संबंधित जो है, हमारे समाज में व्यक्ति को जागरूक करने के लिए जो आर्टिकल लिखा हुआ है वो ज़्यादातर उसमें दिखता है। यानी हम समाज के लोगों को जागरूक करने के लिए हम अपना जीवन कैसे जी रहे हैं और क्या क्या अच्छाइयाँ हैं उसको हमको कैसे लेना है, और क्या हमारी बुराइयाँ हैं उसको हमको छोड़ना है। तो व्यक्ति को जागरूक करने के लिए भी इन्होंने लिखा है। कोंकणी और मराठी के शीर्षक लेखक और पत्रकार रविंद्र केलेकर की कोंकणी में 25, मराठी में 3, हिंदी और गुजराती में भी कुछ एक पुस्तकें प्रकाशित है। कई भाषाओं ने कोंकणी में भी लिखा, गुजराती में भी लिखा और हिंदी में भी लिखा। जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो हिंदी में इनकी प्रकाशित पुस्तक है। केलेकर ने काका केलेकर की अनेक पुस्तकों का संपादन और अनुवादन भी। काका केलेकर की रचना हम लोग पढ़े थे 9th में, किसी को याद है? काका केलेकर कौन सी थी? कीचड़ का काव्य। यस, हाँ, कीचड़ का काव्य। तो कीचड़ का काव्य रचना क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा था। काका केलेकर की अनेक पुस्तकों का संपादन और अनुवाद भी किया। गोवा कला अकादमी की साहित्य पुरस्कार सहित अन्य पुरस्कारों से इनको नवाजा गया। जैसे साहित्य के क्षेत्र में बहुत से पुरस्कार मिलते हैं, उसी तरह इनको भी अनेक पुरस्कार से नवाजा गया। केलेकर की प्रमुख कृतियां हैं कोंकणी में उज्ज्वल ढाचे सूर, फिर सामिथा सांगली ओंथाचे, मराठी में कोंकणीचे राजकरण जापान जसा दिलसरा, और हिंदी में पतझड़ में टूटी पत्तियां। ये जो हम लोग पाठ पढ़ रहे हैं, पतझड़ में टूटी पत्तियां, इस पाठ के बारे में देखिए लिखा है कि ऐसा माना जाता है कि थोड़े में बहुत कुछ कह देना कविता का गुण होता है। मैं अभी बताई ना कि कविता, लोग कहते थोड़े में बहुत बातें कि हाँ, गागर में सागर भरना कविता के लिए कहा गया। दोहों के बारे में भी हम लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा था कि दोहा 2 लाइन का होता है, लेकिन अर्थ जो है बहुत बड़ा रखता है। उसी तरह कविता की पंक्तियां, जब कभी यह गुण किसी गद्य रचना में दिखाई देता है तब उसे पढ़ने वालों को यह मुहावरा याद नहीं रखना पड़ता कि सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। यानी जब सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए, मतलब अच्छी चीज़ों को ग्रहण कर लेना, बाकी चीज़ों को छोड़ देना। जैसे ये एक दोहा है, सूप में सामान अनाज को फटकते हैं तो गंदी चीज़ें को उड़ा देता है, और जो काम की चीज़ें रहती है वो उसमें रह जाती है। तो थोथा दे जुड़ाया, यानी धूल गर्दा मिट्टी जो भी होता है या पत्ती जो भी, वो उसको उड़ा देता है। उसी तरह हम भी जो है, मतलब इसमें अच्छी चीज़ों को रखे हैं और फालतू चीज़ों को इसमें से हटा दिया गया है। सरल लिखना, थोड़े शब्दों में लिखना ज़्यादा कठिन काम है, फिर भी यह काम होता रहा है। सूक्ति कथाएं, आगम कथाएं, जातक कथाएं, पंचतंत्र की कहानियाँ,
उसी लेखन के प्रमाण हैं। यही काम कोंकणी में रविंद्र केलेकर ने किया। कम शब्दों में थोड़े में लिखना, आज जो हम लोग पढ़ेंगे कम शब्दों में थोड़े में ही अपनी बात को इन्होंने कहा है। ये जो है जातक कथाएं हैं और ये पंचतंत्र की कहानियाँ, ये सब छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं, लेकिन उसी में हम उसके अर्थ को समझ जाते हैं। उसी तरह केलेकर ने इस रचना को किया है। प्रस्तुत पाठ के प्रसंग पढ़ने वाले से थोड़ा कहा बहुत समझना की मांग करते हैं, यानी थोड़े से में कहा है इन्होंने और समझने वाले को ज़्यादा समझने की जरूरत है। ये प्रसंग महज पढ़ने गुणने की नहीं, एक जागरूक और सक्रिय नागरिक बनने की प्रेरणा भी देते हैं। यह केवल पढ़ने के लिए नहीं है, इसको पढ़ने के बाद हमको अपने जीवन में इसको क्या करना है, उतारना है, ठीक है, अपनाना है जीवन में। तो ये एक जो है अच्छे नागरिक बनने की भी प्रेरणा देता है कि किस प्रकार हमें समाज में जागरूक नागरिक बनना है। पहला प्रसंग गिन्नी का सोना जीवन में अपने लिए सुख साधन जुटाने वालों से नहीं बल्कि उन लोगों से परिचित कराता है जो इस जगत को जीने और रहने योग्य बनाए हुए हैं। गिन्नी का सोना जो है पहला अंश, वो समाज में रह करके अपने लिए अपने बारे में खाली सोचना, अपनी सुख साधन जुटाना, अपने लिए सब कुछ करना, उनके बारे में नहीं है, बल्कि उनके बारे में है जो हमको समाज में जीने योग्य बनाया, रहने योग्य। यानी समाज में आदर्श, मूल, मॉरल किससे मिला है, आदर्शवादी लोगों से। जो हम लोग मॉरल फॉलो करते हैं, जो हमारे नैतिक कर्तव्य हैं, वो किसके हैं, बड़े आदर्शवादियों के देन है, महान लोगों की देन है ना। तो ये जो समाज हमारा चल रहा है वो उन्हीं की देन है। तो पहला जो गिन्नी का सोना हम लोग पढ़ेंगे वो उसी पर आधारित है। दूसरा प्रसंग झेन की देन बौद्ध दर्शन की में वर्णित ध्यान की उस पद्धति की याद दिलाता है जिसके कारण जापान के लोग आज भी अपनी व्यस्ततम दिनचर्या के बीच कुछ चैन भरे पल पा जाते हैं। झेन की देन ध्यान, गौतम बुद्ध का दर्शन क्या है, ये ध्यान लगाना, सत्य की खोज किए थे कि दुख, संसार दुखमय है, दुख का कारण निवारण, ये हमारे इसके लिए क्या किए थे, इन्होंने संसार को त्याग के ध्यान भी किया था ना। तो ध्यान की जो परंपरा, उसी तरह एक परंपरा जापान में टी सेरेमनी, चाय पीने की परंपरा है। जब उसमें व्यस्ततम दिनचर्या से लोग थक जाते हैं तो वहाँ पर जाकर के टी सेरेमनी, वहाँ पे जो चाय पीने की परंपरा है, वहाँ जा कर के मन को शांति देते हैं, ठीक है। तो पहला हम लोग जो इसका है पतझड़ में टूटी पट्टियाँ, इसका गिन्नी का सोना पढ़ेंगे। पहला आर्टिकल जो दिखा हुआ है गिन्नी का सोना। गिन्नी का सोना क्या होता है कि एक होता है शुद्ध सोना, जिसकी ज्वेलरी नहीं बनते हैं, शुद्ध सोना उसको बोला जाता है, लेकिन उसको शेप दो या डिज़ाइन करो तो उतना खूबसूरत नहीं बनता है। और जब उसमें तांबे को मिलावट कर दी जाती है तो उसकी शाइन और बढ़ जाती है और उससे ज्वेलरी बन जाता है और उसको लोग पसंद ज़्यादा करते हैं। प्योर सोने को लोग पसंद करने वाले कम, चाहने वाले कम होते हैं। सोना होता है लेकिन पसंद नहीं करते। उसी तरह यहाँ गिन्नी का सोना यानी शुद्ध सोने में तांबा मिला और प्योर सोना, शुद्ध सोना। तो शुद्ध सोना आदर्शवादी और गिन्नी का सोना आदर्श प्लस व्यवहारवादी। क्लियर हुआ? आदर्श में व्यवहार को मिला करके अपने को समाज में प्रेजेंट करना ही गिन्नी का सोना है। आदर्श को व्यवहार में प्रस्तुत करना मतलब एक, आप देखते हो कि सीधा साधा सज्जन सही इंसान को आजकल के लोग बेवकूफ़ समझते हैं ना। अपने आदर्शों पे चलने वाला इंसान बेवकूफ़ है, लेकिन जो बेईमानी करता है या चिकनी चुपड़ी मुंह पे साफ साफ बात करता है तो आपको भी खुश रखता है, आप खुद भी खुश रहता है, तो आप उसको पसंद करते हो, ठीक है। वो व्यवहार को अपने आप को सामने प्रस्तुत करता है अच्छे रूप में। लेकिन आदर्शवादी जो होते हैं वो आदर्श पे चलते हैं, लेकिन उनकी जिस प्रकार शुद्ध सोने को लोग कम पसंद करते हैं, उसी तरह आदर्शवादी को भी लोग चाहने वाले कम हैं। लेकिन आदर्श प्लस व्यवहारवादी को चाहने वाले ज़्यादा हैं, क्योंकि वो आदर्श पे व्यवहार का एक परत चढ़ा देते हैं और उसको आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, तो हम बोलते हैं अरे बहुत अच्छा आदमी, ठीक है। तो वहाँ पर वो हमें पसंद आता है।
तो सीधा सा जान लीजिए कि गिन्नी का सोना और शुद्ध सोना आदर्शवादी और गिन्नी का सोना आदर्श के साथ व्यवहार मिला। ठीक है, इसी पर इस पूरे पार्ट में बताया गया है, आपको समझना है। देखेंगे बुक में, शुद्ध सोना अलग है और गिन्नी का सोना अलग। ठीक, गिन्नी के सोने से थोड़ा सा तांबा मिलाया हुआ होता है, इसलिए वह ज्यादा चमकता है। गिन्नी का सोना जो है वो क्या है कि शुद्ध सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाया हुआ होता है, इसलिए वो ज्यादा चमकता है और शुद्ध सोने से मजबूत भी होता है और औरतें अक्सर इसी सोने के गहने बनवा लेती हैं। फिर भी होता तो वह है गिन्नी का है सोना। कितना भी पसंद किया जाए, सब कुछ किया जाए, लेकिन उसको प्योर गोल्ड हम नहीं कर सकते। असली सोना, शुद्ध सोना नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें किसकी मिलावट होती है? तांबे की। लोग पसंद करते हैं उसको, वो बात अलग है, लेकिन उसमें तांबे की मिलावट होती है। शुद्ध आदर्श भी शुद्ध सोने के जैसे ही होते हैं। चंद लोग उनमें व्यवहारिकता का थोड़ा सा तांबा मिला देते हैं और चलाकर दिखाते हैं। समझ में आई बात कि शुद्ध आदर्श भी कुछ वैसे ही होते हैं जैसे शुद्ध सोना होता है, उसमें गिन्नी मिला दो, तांबा मिला दो तो वो क्या होता है, उससे गहने बन जाते हैं, शाइन बढ़ जाती है, लोग पसंद करने लगते हैं। उसी तरह आदर्शवादी शुद्ध आदर्श भी शुद्ध सोने के जैसे ही होता है। चंद लोग उनमें व्यवहारिकता का थोड़ा सा तांबा मिला देते हैं, यानी आदर्श पर व्यवहार चढ़ा देते हैं तो और चलाकर उसको दिखाते हैं। तब हम लोग उन्हें प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहकर उनका बखान करते हैं कि हम बोलते हैं कि देखो कितना अच्छा व्यक्ति है, उसके व्यवहार को समाज में पसंद किया जाता है। पर बात ना भूलें कि बखान आदर्शों का नहीं होता बल्कि व्यवहारिकता। वहाँ पर भी कोई आदर्श को नहीं पसंद करता। जब आदर्शवादी रहेगा तब तो वो लोगों की पसंद ही नहीं होगा। आदर्श को कोई चाहा है? बहुत कम चाहने वाले हैं, चाहते हैं, लेकिन कहा गया है ना कि अच्छे गुणों को पसंद करने वाला भी वही व्यक्ति होगा जिसके गुण वैसे होंगे। तो आदर्श को पसंद करने वाले, चाहने वाले कम हैं, लेकिन तो जब आदर्श भी व्यवहारिकता का परत चढ़ता है तो पसंद उसी व्यवहार को ही किया जाता है, ना कि आदर्श को उसके याद करते हैं लोग। ये कहते हैं देखो मान लो बहुत आदर्शवादी है, कुछ अच्छा सबके साथ किसी के साथ कोई पार्शलिटी नहीं किया, सही डिसीजन लिया, निर्णय सही ले रहा है, लेकिन थोड़ा सा उसके मन में आया कि अगर हम ऐसा करेंगे तो अगले को बुरा लगेगा, तो वो चाहेगा कि इसमें थोड़ा सा हम ऐसे कर दें, अपना व्यवहार बनाने के चक्कर में कुछ गलत कर दिया और अगले को पसंद आ गया। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, आदर्श शुद्ध आदर्श नहीं रहा, वहाँ पर व्यवहार की एक परत चढ़ गई, क्योंकि उसको समाज में स्वयं के साथ साथ दूसरों की नज़र में क्या बनना है? अच्छा बनना है, समाज में उसको अच्छा बनना है। देखिए, और जब व्यवहारिकता का बखान होने लगता है तब प्रैक्टिकल आइडियलिस्टों के जीवन से आदर्श धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। जब लोग देखते हैं अरे हम आदर्श पे चल रहे थे तो लोग हमको पसंद ही नहीं कर रहे थे, तब तो लोगों की नज़रों में मैं बुरा था या बुरी थी, लेकिन जहाँ हम आदर्श से हट गए, व्यवहार पे आ गए, तो लोगों की पसंद बन गए। लोग कह दिए अरे वो मैम बहुत अच्छी है, सर बहुत अच्छे हैं, अंकल बहुत अच्छे हैं, कोई भी। ठीक है, तो जब देखने लगे कि हम व्यवहार को ज़्यादा पसंद किया जा रहा है तो क्या होता है, धीरे धीरे आदर्श हमारे जीवन से क्या होता है, दूर होता जाता है। अब हम आदर्श छोड़ के किस पर आ जाते हैं, पूरी तरह से व्यवहार पर आ जाते हैं, व्यवहारिकता का गुण अपनाने लगते हैं, जिससे मेरा भी भला हो और अगले को भी हम खुश रखें और खुश रखें, बस उसका भला नहीं चाह रहे हैं। वो तुमको लगता है कि हम तुम्हारे बारे में अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ तो बस अपने बारे में अच्छा करना है और तुम्हारी नज़र में हमको अच्छा बनना है। तो व्यवहारिकता को व्यवहारिक सूझबूझ ही आगे आने लगती है। सोना पीछे रहकर तांबा ही आगे आता है, यानी सोना पीछे हो गया आदर्श और व्यवहार यानी तांबा आगे आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? व्यवहार और आदर्श क्लियर हुआ ना? आदर्श क्या होता है, व्यवहार क्या होता है। लेकिन लास्ट में एंड का लेसन का यही होगा
अंत में हमारा समाज जो उत्थान कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, ऊंचाइयों को छू रहा है, वो सारी किसकी देन है? आदर्शवादी लोगों की देन है। अगर आदर्श समाज से हट जाएगा तो क्या होगा? हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि सत्य के मार्ग पर चलने वाला ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। ठीक है, तो देखिए आगे, चंद लोग कहते हैं गांधी जी प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे, व्यवहारिकता को पहचानते थे, उसकी कीमत जानते थे, इसलिए वे अपने विलक्षण आदर्श चला सके, वरना हवा में ही उड़ते रहते, देश उनके पीछे न जाता। यानी आदर्श, गांधी का आदर्शवादी थॉट है, आदर्शवादी सिद्धांत गांधी का। ठीक है, तो आदर्श, गांधी जी जो है आदर्शवादी थे और वो ये जानते थे कि व्यवहारवादी क्या होता है, व्यवहारवादी की पसंद उन्हें पता थी। और अगर उनको ये पता होता, नहीं पता होता कि व्यवहारवादी बनने का रिजल्ट क्या होता है, उसका परिणाम, तो शायद आज हम यहाँ पर ना पहुँचे। यहाँ मीन्स आज़ाद होकर। ठीक है, तो आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया और वो अपने आदर्शों पर चले, व्यवहार का मिलावट नहीं किए। ठीक है, शुद्ध आदर्शों को अपनाया, क्योंकि उनको पता था कि व्यवहारवादी बनने का परिणाम क्या होता है। हाँ, पर गांधी जी कभी आदर्शों को व्यवहारिकता के स्तर पर उतरने नहीं देते थे, बल्कि व्यवहारिकता को आदर्श के स्तर पर चढ़ाते थे। व्यवहारिकता को आदर्श से कहीं उनको लगता था कि हम गलत हैं, ठीक है, हमारे व्यवहार, हम अपने व्यवहार को प्रस्तुत कर रहे हैं अगले के आगे, तो वहाँ पर तुरंत वो आदर्श को उस पे ऊपर चढ़ाते थे कि आदर्श कि नहीं ये गलत है। कभी लगता नहीं है कि तुम्हारे साथ हम बहुत जो भी अगला कोई अधिकारी ही है, मानो बहुत स्ट्रिक्ट रूल फॉलो कर रहा है, सारे लोग उसको पसंद नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और वो आदर्शवादी है, अपने नियम और कानून को फॉलो कर रहा है, लेकिन वही दूसरा अधिकारी आ गया तो सबके हाँ में हाँ मिला दिया, अगले के लिए भी अच्छा हो गया, लेकिन ऑफिस क्या हो रहा है? वो बर्बाद हो रहा है। तो व्यवहार जो है, व्यवहारिकता का परिणाम गांधी जी ने जाना और गांधी जी व्यवहार पर आदर्श का चढ़ाते थे, क्योंकि उनको लगता था कि अगर व्यवहार कहीं दिख रहा है तो वहाँ पर तुरंत झट से वो आदर्श चढ़ा देते रहे, यानी समाज में अपने आदर्श रूप को ही प्रस्तुत करते थे। वे सोने में तांबा नहीं बल्कि तांबे में सोना मिलाकर उसकी कीमत बढ़ाते थे। तांबे में सोना मिलाकर मतलब व्यवहार में आदर्श मिलाकर, इसलिए सोना ही हमेशा आगे आता रहता है। व्यवहारवादी लोग हमेशा सजग रहते हैं, लाभ हानि का हिसाब लगाकर ही कदम उठाते। व्यवहारवादी लोग हमेशा सजग रहते हैं, यानी लाभ हानि अपने बारे में हमेशा सोचते हैं, अगला के लिए नहीं। तुमको खाली दूर से ही लगेगा कि वो अच्छा है, ठीक है, अरे भाई उनका व्यवहार नेचर बहुत अच्छा, वो मेरे साथ ऐसा काम किए, अरे वो किसी भी क्षेत्र में कहीं पर भी व्यवहारवादी बस क्या है, अपने बारे में सोचता है। जीवन में सफल होते हैं, अन्यों से आगे भी जाते हैं, पर क्या वे ऊपर चढ़ते हैं? खुद ऊपर चढ़े और अपने साथ दूसरों को भी ऊपर ले चले, यही महत्व की बात है। व्यवहारवादी स्वयं के बारे में सोचते हैं, न कि दूसरे के बारे में। अपना स्वार्थ, अपने बारे में सोचते हैं, अगला बस खाली खुश होता है कि शायद मेरे बारे में भी कुछ कर रहा है या मेरे लिए अच्छा, लेकिन ये सब उसका भ्रम है। वो अपने ही बारे में सोचता है, खुद ही आगे बढ़ता है, आगे तो बढ़ता है लेकिन ऊंचाइयों को छूता है ऐसा नहीं है। ठीक है, खुद ऊपर चढ़े और अपने साथ दूसरों को भी ऊपर ले चले, यही महत्व की बात है। ऐसा कौन करता है? आदर्शवादी। ठीक है, कि खुद भी आगे बढ़ता है और औरों को भी ले चलता है। यह काम तो हमेशा आदर्शवादी लोगों ने ही किया है। समाज के पास अगर शाश्वत मूल्यों जैसा कुछ है तो वह आदर्शवादी लोगों का ही दिया हुआ है। व्यवहारवादी लोगों ने तो समाज को गिराया है। हमारे समाज में जो भी आदर्शवादी, जो कुछ भी हम लोग प्राप्त किए हैं, वो सब किसकी देन है? आदर्श। हमारे जो मॉरल हैं, नैतिक मूल्य हैं, बड़ों का रिस्पेक्ट करना, छोटों से प्यार करना, और भी समाज में किसके आगे कैसे प्रस्तुत करना है अपने को, जो भी तरीका है वो हमारे आदर्श
आदर्शवादियों की ही देन है। जो हमारे मॉरल हैं वो हम मॉरल किससे सीखें? आदर्शवादी से। अगर आदर्शवादी हमारे समाज में न रहते हैं तो हमारे समाज का उत्थान संभव नहीं था और पतन होता जाता, समाज गिरता जाता। क्योंकि समाज, कोई भी समाज, देश आगे बढ़ता है किससे? जब समाज में सही लोग रहते हैं, ठीक है। और गलत आदमी कभी देश को आगे नहीं ले जाता है। तो आज अभी भी व्यवहारवादी की ही ज़्यादा संख्या दिखेगी आपको, लेकिन अगर हम लोग जो भी क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं, कहीं कुछ प्राप्त कर रहे हैं, कहीं उन्नति कर रहे हैं, जो कुछ भी है वो हमें जो मिला है वो आदर्शवादियों की ही देन है, उन्हीं से हमें प्राप्त हुआ है। क्लियर? किसी को कुछ पूछना? आदर्शवादी क्या होते हैं? व्यवहारवादी शुद्ध सोना, गिन्नी का सोना। ठीक है, पाठ में गिन्नी का सोना और शुद्ध सोना के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार आदर्श और व्यवहार को प्रस्तुत किया गया है, कि समाज में आदर्शवादी और व्यवहारवादी किस प्रकार अपने को समाज में प्रस्तुत करते हैं और किनकी डिमांड है समाज में, किसकी पूछ ज़्यादा है, किसको पसंद किया जाता है, और देश के लिए, समाज के लिए कौन अच्छा माना जाता है, जिससे हमारा समाज उन्नति करे। ठीक है।